तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं, तो उसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। आज की इस वीडियो में पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये एक तरह से सुपर फास्ट रिवीजन आप इसे कह सकते हैं। 70 नंबर आज की इस वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप जो याद किए हो, अगर उसमें से कुछ भूला हो तो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले 2 बजे से आपकी परीक्षा शुरू होगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा फेल तो वो हो ही नहीं सकता, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने सभी क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है और जो लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे उनके 99% चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। तो चलिए देर किस बात की, बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। आप तो जानते ही होंगे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम। तो चलिए इसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देख लीजिए, कूलाम के नियमानुसार 2 आवेशों के मध्य कार्यरत बल, ठीक है, 2 आवेशों के मध्य, 2 आवेश कौन कौन से, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर, इनके मध्य कार्यरत बल F। अभी हम परिभाषा पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए कूलाम के नियमानुसार 2 आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कह क्या रहा है, एक आवेश Q1 हो गया और दूसरा आवेश Q2। यहाँ पर जो इस पर कार्यरत बल है, यानी इस पर जो बल कार्य कर रहा है वह इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके मध्य जो दूरी बनती है, ये दूरी बन रही है ना r, तो इसके क्या होता है, इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, F बराबर Q1 Q2 अपान r², इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अनुक्रमानुपाती है ना, यहाँ पर बराबर तो है नहीं, तो अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम यहाँ पर k लगाए हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई इस k को भी हटाया जाए, तो पहले k बराबर हम आपको बताते हैं कि k बराबर क्या होता है। k बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 भी आप कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। अब इसका मान क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा। अब दोस्तों ये यहाँ से जो फार्मूला तैयार होता है, फार्मूला कुछ इस प्रकार से तैयार होगा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए F बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो ये इसका फार्मूला तैयार हो जाएगा, इसी पर आपके सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। बहुत ही सालों से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे पहले ये पढ़िए, एम्पियर का परिपथीय नियम समझाइए। अभी समझाते हैं। ठीक है, देखिए किसी बंद वक्र की परिता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 या μ0 गुना होता है। यही नियम एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, कोई बंदरवक्र पृष्ठ है, उसके परिता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन है उस बंदरवक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। यही नियम क्या कहलाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है।
अब जहां पर μ0 क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। अब यहां पर इस सूत्र के कुछ इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, समाकलन B इंटू डी एल इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। यहाँ पर B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और D क्या है, यहाँ पर B इंटू डी एल क्या है, डी एल जो है वक्र पृष्ठ है। तो कुछ इस प्रकार से आपका सूत्र बनकर तैयार होगा, इसी पर आपके सवाल लगाए जाएंगे। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वैद्युत विद्रोह की परिभाषा मात्रक एवं विमा लिखिए। तो इसका मात्रक और विमा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत विद्रोह आघूर्ण कहते हैं। क्या कह रहा है, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत विद्रोह आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, P बराबर 2L गुणे Q या P बराबर 2QL हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए दो विपरीत आवेश, एक आवेश यहाँ पर जा रहा है और दूसरा यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत में जा रहे हैं ना, तो इनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2L है, तो P बराबर 2QL हो जाएगा। ठीक है, P बराबर पहले क्या लिखेंगे, 2L इंटू Q या P बराबर 2QL, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलॉम मीटर, और जिसकी विमा होती है L और TA। कूलॉम मीटर कहाँ से आया, Q का मात्रक जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, Q का मात्रक, Q क्या है, आवेश है, तो इसका आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलॉम, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इसी तरह से इसका विमेय सूत्र भी बनेगा, कूलॉम यानी आवेश को, आवेश में क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर के लिए T, एम्पियर I बराबर एम्पियर I इंटू टी इसका जो मात्रक होता है, तो I इंटू टी के लिए क्या लगेगा, धारा के लिए क्या लगेगा, एम्पियर, और टाइम के लिए T लगेगा, तो AT हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा LTA। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी विमा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण भी बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, यानी जो इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक, अब इसके महत्वपूर्ण गुण भी बता देते हैं। पहला गुण क्या है दोस्तों, इसका गुण यानी क्वालिटी क्या है इसकी, तो इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये तो सबसे पहले हमने बताया उसी परिभाषा में, ये तरंगे प्रकाश वेग से भी चलती हैं, क्योंकि प्रकाश को भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, जहां पर प्रकाश आप डालेंगे तहां पर ही भी फैल जाएगा। ठीक है, और देखिए इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बंटती है। इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्यों बढ़ती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर आपस में लंबवत आपस में कंपन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आधी ऊर्जा कहां पर चली जाती है, आधी ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में तथा आधी ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में चली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इनकी क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न, आखिरी प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है अब की बार। ठीक है, देखिए विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में हमने अंतर लिखा है, तो अंतर लिखने के लिए आपको दो कॉलम इस तरह से बना लेनी है। ठीक है, देखिए पहला अंतर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला अंतर है यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, और इसका सेम उल्टा हो जाएगा, यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक खुले परिपथ में कार्य करता है, लेकिन दूसरा क्या इसमें इसका सेम उल्टा है, ये बंद परिपथ में कार्य करता है। एक खुले परिपथ में कार्य करता है और ये बंद परिपथ में कार्य करता है। उसके बाद तीसरा जो इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, एक इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर से अधिक होता है।
जब कोई दो बिंदुओं के बीच होता है तभी यह विभवांतर से अधिक होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, यह सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। जो विभवांतर होता है वह हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है। तो ये जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने आपको बताएं, उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में घुस गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि इस चैनल को देखिए, यहाँ पर अच्छे वीडियोस आपके स्टडी से रिलेटेड बनाए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखना। दोस्तों कल दोपहर 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आता तो आपका दिमाग कोई यूएसबी केबल नहीं है कि रातों रात आप पूरा न्यूमेरिकल अपने दिमाग में स्टोर कर लोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप लगाकर न्यूमेरिकल में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। YouTube पर पहली बार आप देख रहे होंगे कि न्यूमेरिकल के लिए भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, और 100% ये वर्किंग ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा जो इस वीडियो को देख लेगा। चलिए बिना समय गवाते हुए हम फटाफट से इस वीडियो के मेन टॉपिक यानी न्यूमेरिकल ना आए तो कौन सा ट्रिक लगाना चाहिए इसे बता दें। देखिए एक क्वेश्चन पेपर है 2022 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर है, इसको भी हम वीडियो में बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पर चलते हैं, पहले यहाँ पर देखिए ये सब तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए 20 फोकस दूरी, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। अब हम आपको दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल, बड़ा वाला न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाए। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी रकम में जुड़े हैं। ठीक है, परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर औसत शक्ति हानि ज्ञात करना है। ठीक है आपको, ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है चलिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसी प्रश्न में सब कुछ है, इसका आंसर भी इसी प्रश्न में। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का आप कर रहे हैं तो का आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है प्रश्नानुसार, जिस तरह से हमने लिखा सेम टू सेम इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको लिख देना प्रश्नानुसार, फिर दिया है, क्या दिया है ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पर वोल्ट कितना है, वोल्ट 100 है तो 100 वोल्ट आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद देखिए धारा यहाँ पर है ना, देखिए 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो धारा यहाँ पर कितना हो जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध कितना है 10 ओम, तो प्रतिरोध को किससे लिखेंगे 10 ओम आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, 10 ओम, चाहे इस तरह से आप ओम लिखो या फिर ओम आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए हेनरी का प्रेरक कितना है 1/10 पाई। ठीक है, 1/10 पाई। ठीक है, अब इसमें देखिए ज्ञात क्या करना है, परिपथ में औसत शक्ति हानि कितनी होगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि परिपथ में औसत शक्ति हानि जो है वो कितनी होगी। तो आपको इस तरह से हेडिंग डाल दे, इस तरह से लिखना है एक लाइन और, औसत शक्ति हानि। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद नई लाइन से आपको लिखना है। नई लाइन से आपको किस तरह से लिखना है, अब देखिए इसका फार्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अब देखिए यहाँ पर जो ज्ञात करना है उसको आपको इस लाइन से लिख देना। अब आपको क्या करना है, नई लाइन से अब अगर आपको इसका फार्मूला या आता होगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आपको फार्मूला तो याद नहीं है, इसीलिए आप तो ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको करना क्या है ना, इन सब के बारे में जो कुछ भी आपको याद हो, जितनी लाइनिंग है, जैसे वोल्ट हो गया, धारा, प्रतिरोधक, हेनरी का प्रेरक, इन सब के बारे में जो भी आपको याद हो उतना आपको लिख देना, या फिर इन सबको जोड़ घटाकर कुछ
कुछ भी करके गुणा सुड़ा सब कुछ करके आपको लिख देना, चाहे जैसे कुछ ना कुछ जरूर लिखना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहां से लेकर और यहां तक एकदम राइट होना चाहिए जिस तरह से हमने बताया है। अगर आपका देखिए यहां पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इतना लिखोगे जितना हमने बताया तो यहां पर 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको छोड़कर तो एक भी प्रश्न नहीं आना है। आपको अगर कुछ ना आए तो जैसे आज की इस वीडियो में हमने बताया, न्यूमेरिकल को आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। अब न्यूमेरिकल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं बची होगी, उम्मीद करते हैं। देखिए यहां पर भी एक न्यूमेरिकल है, 50 वोल्ट विभवांतर के धारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग तथा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी ये आपके लिए एक क्या है, एक डेरिवेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी वायु में तथा जल में ज्ञात करना है। अब इसके बारे में ठीक है, सबसे पहले आपको लिख देना दिया है, क्या क्या लिखना है, दिया है कांच का अपवर्तनांक 3/2 लिखना है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक इतना लिख देना। फिर आपको जिसमें त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, 2 त्रिज्या है इसमें। तो इस तरह से सबसे तो जैसे हमने आज की इस वीडियो में बताया, अगर वैसे आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई हो और आप चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो डरने की कोई बात नहीं। इस तरह से क्वेश्चन लिखकर आना, जैसे मैंने बताया, आपको अच्छे नंबर से आप जरूर पास होंगे। और जितने भी स्टूडेंट आपके साथ हैं, आपके साथी हैं, उनकी तैयारी अगर नहीं हुई हो तो उनको ये वीडियो जरूर से जरूर सेंड कर दो, ताकि वो भी फिजिक्स में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ये भी आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको भी सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है वेबर और दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह है वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का क्या मात्रक है, इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है जूल प्रति कूलम, दूसरा है जूल गुणे कूलम और तीसरा है कूलम प्रति जूल। ठीक है, और चौथा है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह है पहला वाला जूल प्रति कूलम वाला। ठीक है, तो वैद्युत विभव का जो मात्रक है वह जूल प्रति कूलम है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा मान है जो 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का मान है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें 9 × 10⁻⁻19 जूल और दूसरा है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन इसमें था 1.6 × 10⁻31 जूल और चौथा ऑप्शन है 9.1 × 10⁻31 जूल। ठीक है, तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह दूसरा वाला है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है प्रतिरोध की विमा है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ml की पावर 2, t की पावर -2, f की पावर -1। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है m की पावर 2 और l की पावर 3 और t की पावर -3 और a की पावर -2। ठीक है, तो इसमें ए भी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है ml² और t -3 a स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है ml³ t -3 a-। ठीक है, तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह तीसरा वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर या फिर ओम मीटर इनवर्स या फिर ओम मीटर। ठीक है, तो इसमें सही जो ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक है, इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर और तीसरा ऑप्शन है वेबर मीटर और चौथा ऑप्शन है वेबर। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, ओम सेकेंड या फिर ओम प्रति सेकेंड या फिर सेकेंड प्रति ओम या फिर ओम
प्रति ओम सेकेंड। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है ओम प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको कॉपी में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों एक ही रात का आपके पास समय है। अगर हम इसको कॉपी में लिखते, इन सभी क्वेश्चन को, पूरी बुक के सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिखते तो पूरी रात बीत जाती और आप लोग कब उस क्वेश्चन को देखते। तो इसलिए हम आपको इसी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर देख लीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, या फिर अथवा है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। दोनों बात एक ही है, बात को घुमा फिराकर पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपको सिंपल से लिखना है। माना ए बी विद्युत द्विध्रुव परावैद्युतिकांक के वाले माध्यम में रखा है, यानी यहाँ पर ए और बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है और इसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, इसको के वाले माध्यम में रखा गया। द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। अब यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के आवेशों से ये द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की दूरी कितना है, डी है। ठीक है, विद्युत के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में P पर विद्युत विभव का ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो P है इसके अक्षीय स्थिति पर, इस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P की आवेश प्लस Q से R माइनस डी अपान 2 तथा माइनस Q से R प्लस डी अपान 2 होगी। तब आवेश देखिए यहाँ पर तब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर Q, ठीक है, Q अपान R माइनस डी अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा R प्लस डी अपान 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने बताया था, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू की दूरी R माइनस डी अपान 2 है तथा माइनस क्यू से R प्लस डी अपान 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्या बन जाते हैं, यही यहाँ पर आकर समीकरण बन जाते हैं। उसके बाद देखिए, चूंकि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब V इजिकल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपान R माइनस डी अपान 2, अब माइनस यहाँ पर लगाएंगे 1 अपान R प्लस डी अपान 2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे Q इंटू डी वाला जो सूत्र है उसको यहाँ पर लगाया गया। अब देखिए Q इंटू डी अपान R स्क्वायर माइनस डी अपान 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हल करेंगे तो यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तो P बराबर Q इंटू डी होता है, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अब इंटू हो जाएगा P अपान R स्क्वायर माइनस डी अपान का होल स्क्वायर ओल्ट हो जाएगा। ये क्या है, ओल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि D अपान 2 ग्रेटर देन R हो तो D अपान 2 का स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सूत्र बनता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q P अपान R स्क्वायर ओल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही क्रम में लिखेंगे। यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु अथवा निर्वात में स्थित है तो K बराबर 1 होगा। ठीक है, अब V बराबर हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर ए ओल्ट। यही होगा सूत्र, जो सूत्र निकालना था यही था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए, समांतर प्लेट। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर सेम टू सेम आपको इसी तरह से लिखना है जैसे हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको इतना बड़ा उत्तर अगर आप लिखेंगे तो आपको लिखने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी तैयारी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए उत्तर इसका है, समांतर
समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार की दो धातु की प्लेटें P1 व P2 समांतर रखी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P1 और P2 एक प्लेट है जो कि समांतर रखी हुई है, यानी ये बराबर जगह पर रखी हुई है। तो प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित होती हैं। माना कि इनके बीच परावैद्युतांक पदार्थ के भरा है। ठीक है, यानी इनके बीच जो पदार्थ है ये पदार्थ क्या है, के है। ठीक है, जब मुख्य प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, यानी जब ये P1 Q है तो इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है, और जो P2 है इसको माइनस Q आवेश जब दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब P2 को पृथ्वी से संबंध होने का कारण इसको बाहरी की सतह पर प्लस Q, ठीक है, और पृथ्वी में चला जाता है, तो यहाँ पर माइनस Q तथा बाहरी सतह पर, यहाँ पर देख लीजिए ये बाहरी सतह जो है इस पर क्या होता है, बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश हो जाता है। P2 का पृथ्वी से संबंध होने का कारण इसकी बाहरी सतह का प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्लेट P2 को अंदर वाली सतह पर माइनस Q आवेश रह जाता है। अतः दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से हो जाती हैं तथा इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी तीव्रता E बराबर टाउ अपान के एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिगर आपको इस तरह से बनाने लगा है। अब यहाँ पर एक से इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। अब देखिए E बराबर Q अपान के एप्सिलॉन 0a, जहाँ टाउ क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान a, टाउ बराबर हो जाएगा Q अपान a। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो सूत्र E बराबर हो जाएगा V अपान d से। ठीक है, अब V इजिकल टू E इंटू डी होता है। अब अतः V इजिकल टू Q अपान के एप्सिलॉन 0a गुणे d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारिता की परिभाषा से क्या पता चलता है, C इजिकल टू Q अपान V। अब Q अपान V बराबर Q अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू d हो जाएगा। अब यहाँ पर K एप्सिलॉन 0a अपान d फैरड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। अतः धारिता के सूत्र से स्पष्ट होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती तथा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने इसको समझाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर समझाइए। यानी यहाँ पर आपको किरचॉफ के दोनों नियम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अथवा में देख लीजिए वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। फिर अथवा में है धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ नियम लिखिए। फिर एक प्रश्न बनता है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर आ जाए कि किरचॉफ का नियम लिखिए तो आपको सिंपली किरचॉफ के दोनों नियम को लिख देना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तर में सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है किरचॉफ के वैद्युत परिपथी संबंधी नियम। ठीक है, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। ठीक है, तो इसमें प्रथम नियम जो है वह संधि का नियम होता है। ए ऑप्शन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा संधि नियम। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी 0 होता है। तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा E। ठीक है, एप्सिलॉन I बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो निशान है दोस्तों ये सिग्मा का है। ठीक है, तो सिग्मा I बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए माना कि चालक जिसमें धारा I1, I2, I3 और I4 तथा I5 प्रवाहित हो रही है संधि O पर, देखिए संधि O पर मिलती है। संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। अतः I1 व I2 धनात्मक तथा I3, I4, I5 ऋणात्मक होगी। यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर जो है 5 धाराएं बढ़ रही है। अब जो O की तरफ आती है,
अब जो O की तरफ आती है धारा वह क्या होती है, वह धनात्मक होती है, और जो O से दूर जाती है वह ऋणात्मक होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए I1 क्या रही है, I1 O की तरफ आ रही है, I2 भी O की तरफ आ रही है, तो ये क्या होगी, ये धनात्मक होगी। अब देखिए I1 I4 I3 I4 I5 जो है वह ऊपर की तरफ भाग रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना आगे किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, या फिर I1 प्लस I2 प्लस बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो अतः इसमें लिख देना आपको, अतः परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात संधियों पर ना तो आवेश लाभ होता है और ना ही आवेश हानि होती है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए द्वितीय नियम जो किरचॉफ का है उसे लूप नियम भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बंद पास है, ठीक है, पहला बंद पास ए है और पहला दूसरा बंद पास है, तो यहाँ पर अर्थात हो जाएगा ई सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस नियम को प्रयुक्त करते समय यानी इस नियम को बनाते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं तथा सेल से वैद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर वैद्युत बल धनात्मक लेते हैं। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, इस नियम को प्रयुक्त समय करते समय, ठीक है, जब धारा की दिशा चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं तथा सेल से विद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। चित्र में प्रदर्शित बंदपास 1 के लिए I1 R1 माइनस I2 और I2 और R2, ठीक है, बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ये समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बंद पास 2 के लिए I2 और R2, ठीक है, प्लस I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E3, एक हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है, अब इन समीकरणों को हल करके I2 I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसे किरचॉफ का उल्टता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे एक और क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। आप देख सकते हैं कितने सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको हम आसान से भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध PQR तथा S श्रेणी क्रम में जोड़कर एक वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं। यानी यहाँ पर देख लीजिए PQR और S का है, ये सब प्रतिरोध है। अब इन सब प्रतिरोधों को जब जोड़ते हैं तो एक वर्गाकार आकृति बन जाती है। जब व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज ABCD रूप में जुड़े प्रतिरोध के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं कि सेल कुंजी K1 तथा धारा मापी K2 दोनों बंद करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, तो इस दिशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। यानी कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि अगर हमें इस प्रकार इसको संयोजित करना है ताकि जहाँ पर ये जो कुंजी लगी हुई है के, इसमें कोई भी जब इसमें धारा बहे तो इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। और इसके देखिए यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि कोई भी धारा होती है एक, इसको एक तरह से आप मीटर के तौर पर मानिए, ठीक है। जब इसमें हर देखिए PQRS जब तीनों में बराबर लाइट आएगी तो मीटर क्या होगा, एकदम सीधा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर PQR और S दोनों में बराबर धारा बहेगी तो यहाँ पर जो K है, K कुंजी जो है ये बराबर दिखेगा, ठीक है।
तो इस दिशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। तो अगर इस तरह से देखेगा तो ये जो हीट स्टोन सेतु है ये संतुलित होगा, ठीक है। सेतु की संतुलित व्यवस्था में चतुर्भुज जो है किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं PQ/RS, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ के नियम द्वारा सूत्र की स्थापना। अब इस सूत्र को स्थापना यानी इस सूत्र को आपको बताना है। देखिए किरचॉफ का जो नियम था, लोप वाला नियम, दूसरा नियम यहाँ पर लगा है, ठीक है। अब लोप ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर I2 गुणे P I1 गुणे P प्लस 0 गुणे G माइनस I2 गुणे R बराबर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर G धारामापी का प्रतिरोध है तथा संतुलित अवस्था में इसमें धारा शून्य होगी। अब देखिए I1 गुणे P बराबर I2 गुणे R होगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 यहाँ पर मान लेते हैं। समीकरण A 1 है, ठीक है। PQ इजिकल टू R अपान यस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, I1 गुणे P इजिकल टू I2 गुणे R, ये क्या है, समीकरण 2 है। अब इस प्रकार लोप BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, यानी BC और D और B में द्वितीय नियम लगाने पर I गुणे Q माइनस I2 गुणे S प्लस 0 गुणे G बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे S। अब ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 2 को समीकरण 3 से विभाजित करने पर अब देखिए I1 गुणे P इंटू अपान I1 गुणे Q हो जाएगा। अब बराबर I2 अपान I2 गुणे R अपान यस, ठीक है। तो देखिए I2 गुणे R I2 गुणे यस हो जाएगा अपान, ठीक है। या फिर PQ इजिकल टू R अपान यस, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी समीकरण को ठीक करना है, समीकरण को हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि प्रतिरोधों P व Q का अनुपात तथा प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध यस की गणना की जा सकती है। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर PQ अनुपात तथा R का मान, PQ का अनुपात और प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो तो यस प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। सेतु में संतुलित होने पर सेल तथा धारामापी की स्थितियों को आपस में बदलने पर सेतु की संतुलित अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सेतु की AC व BD भुजाओं को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं तथा सेतु उस समय सबसे अधिक सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। यहाँ पर कहा यह जा रहा है ना कि अगर प्रतिरोध जो चारों प्रतिरोध लगे हैं PQRS, उनको उन स्थितियों को आपस में बदलने पर संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जो सेतु है वह संतुलित अवस्था में है तो PQR और S को बदलने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब PQRS में जो प्रतिरोध लगा है वह प्रतिरोध एक ही होगा, एक ही प्रतिरोध यानी एक ही प्रकार की धारा सब में बहेगी। जैसे 50% धारा इसमें बह रही, 50 इसमें, 50 इसमें, तो क्या होगा ना, तो यहाँ पर चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के जब होंगे तो उस समय जो उसकी भुजाएं हैं सेतु उस समय सबसे अधिक सुग्राही होगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे। हर साल एक क्वेश्चन लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए, यानी एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बायो सेवर्ट के नियम की परिभाषा लिख देनी। परिभाषा आप जानते होंगे, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से उस बंद पृष्ठ से 1/1/ε0 गुना होता है। तो यही होता है बायो सेवर्ट की परिभाषा को आपको बनाकर लिख देना, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अब इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करना वो आप देखिए, ध्यान से देखिए। माना कि एक तार को वृत्ताकार मोड़कर r मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। माना कि एक तार है, ठीक है, एक तार है, उसको मोड़कर
r मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। यानी यहाँ पर r का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 30 सेंटीमीटर होगा तो उस त्रिज्या के एक कुंडली बनाई गई, एक गोला बनाया गया है। माना कुंडली में एम्पियर आई की धारा प्रवाहित हो रही, माना इसमें जो इस पूरे गोले में जो करंट बह रहा है वह आई करंट है, ठीक है। देखिए आई एम्पियर, यानी आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है उसको ज्ञात करना है। इसके लिए डीएल लंबाई के अल्पांश AB की कल्पना करते हैं, ठीक है। अब देखिए बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र D बराबर μ0/4 इंटू IDL sin θ/r² होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए μ0/4 इंटू IDL sin θ, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 90 अंश है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए, एकदम सीधा है तो यहाँ पर कितना होगा 90 अंश होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए D बराबर μ0/4 IDL/r² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्र O पर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर यहाँ पर हो जाएगा B बराबर समाकलन DL बराबर समाकलन μ0/4 इंटू IDL/r² हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर μ0I/4 समाकलन DL हो जाएगा। अब जहाँ पर समाकलन DL कुंडली की परिधि है, परिधि बराबर 2πr होता है, तो सब लोग जानते होंगे एक फेरे वाली कुंडली के लिए, यानी इसमें एक ही फेरा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है B बराबर μ0I/4 गुणे 2πr बराबर μ0I/2r हो जाएगा। अब देखिए यदि कुंडली में n फेरों की संख्या है तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0NI/2πr हो जाएगा। अब देखिए ये जो था ये समीकरण 1 था, अब यहाँ पर समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यदि कुंडली में धारा वामावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो इस तरह से था बायो-सेवर्ट के नियम का निगमन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक फार्मूला है, इसको आपको इस तरह से कर देना है ताकि देखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। अब देखिए उसके बाद कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम देख